स्वागत है बच्चों आपका। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे बड़े भाई साहब पार्ट का। इस पार्ट के बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आप इस वीडियो के अंदर सीखोगे। ये जो क्वेश्चंस हैं दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक बाय ओसवाल गुरुकुल। इस बुक के अंदर मिल जाते हैं आपको सभी टाइप के आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एग्जाम के रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू ऑल कि इसके थ्रू आप अपने 10th क्लास की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इस बुक का प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके थ्रू आपको अपनी प्रिपरेशन करना और इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है, बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध हैं क्योंकि ये। अब आपको प्रश्न जो है वो ये दिया गया है कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो उसके खिलाफ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर खेलकूद पर जोर दिया जाता है। दूसरा है किताबें कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है। तीसरा है बहुत लाभदायक है और चौथा है उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अब इसके अंदर से अगर आप इस पार्ट को आपने ध्यान से पढ़ा है तो उसके अंदर बताया गया था कि ये जो है वो किताबें कीड़ा बनाने पे जोर देती है और इसका वास्तविकता से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है, तो इसका विरोध वो इसीलिए कर रहे होते। दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई में क्या गुण थे, यानी कि जो बड़ा भाई था उनके क्या गुण थे उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला है आपके पास में गंभीर प्रवृत्ति के थे। दूसरा है छोटे भाई के हितैषी थे यानी कि उसका भला चाहने वाले। तीसरा है वाक कला में निपुण थे। चौथा है उपयुक्त सभी। अब अगर आपको पाठ के आधार पे जब बच्चा आपने चैप्टर ढंग से पढ़ लिया होता है ना तो आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो बड़े भाई साहब थे वो गंभीर प्रवृत्ति के थे, तो इसका आंसर क्या होगा, ए गंभीर प्रवृत्ति के। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बड़े भाई छोटे भाई से हर समय सबसे पहले क्या सवाल पूछते थे। इसका आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है अब तक तुम कहाँ थे, क्योंकि वो जब भी देर से आते थे या कुछ भी होता था तो वो पूछते थे कहाँ रह गए थे तुम कहाँ थे अभी तक। दूसरा है क्या कर रहे थे। तीसरा है कहाँ जा रहे हो। चौथा है पढ़ाई कर ली क्या। अब क्योंकि वो ये सवाल पूछ रहे हैं, जब वो कहीं से देर से आया है तो उससे पूछ रहे हैं ना, तो कहाँ जा रहे हो तो नहीं पूछेंगे, अब तक तुम कहाँ थे, ये इसका उत्तर करेक्ट है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है। वो कैसी बुद्धि को व्यर्थ मानते थे। पहली, जो आत्म गौरव को मार डाले। आत्म गौरव का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्राउड जो होता है उस चीज़ को, सेल्फ आपका जो सेल्फ अलायंस होता है उस चीज़ को। दूसरा है पढ़ाई ना करने दे। तीसरा है जो खेल कूद में लगी रहे और चौथा है उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसके अंदर हम जानते हैं जो आत्म गौरव को मार डाले ऐसी बुद्धि व्यर्थ है, यानी कि जो आपका अपना ज्ञान है उन सब चीज़ों को, आपकी अपनी सोच समझ को ख़त्म कर दे, तो ऐसी बुद्धि व्यर्थ है। पांचवा प्रश्न है, लेखक को भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क क्योंकि लेखक अव्वल दर्जे से पास हुआ था। ख है भाई साहब फेल हो गए थे। तीसरा है भाई साहब उपदेश देते थे और चौथा है उपयुक्त सभी। अब इसके अंदर उनकी बातें उनको क्यों नहीं अच्छी लगती थी। अब इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है क, क्योंकि लेखक जो है वो अव्वल दर्जे से पास हुआ था, तो अब उसको ये लगने लग गया था कि भाई साहब जो पूरा दिन किताबें लेके बैठे रहते थे और वो फिर भी पास नहीं हुए, और मैं जो सारा दिन खेल कूद में लगा रहता था मैं फिर भी पास हो गया। तो इसी वजह से जब उसका बड़ा भाई उसको डांट रहा होता है तो उसको वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं। छठवां प्रश्न है, लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे। पहला, जब पतंग काटने से। दूसरा, खेल में हार जाने से। तीसरा, फेल होने से। ये चौथा, भाई साहब के उपदेश सुनने से। जब घर वाले आपको डांट रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, समझाने की बात कर रहे होते हैं, तो आपको बड़ा दुख लगता है ना कि क्या हर वक्त डांटते रहते हैं। तो वैसे ही लेखक के भी दिल के टुकड़े कब हो जाते थे। इसका करेक्ट आंसर है घ पार्ट, जब भाई साहब उपदेश सुनाते थे उस वक्त लेखक के दिल के टुकड़े हो जाते थे। अगला है, भाई साहब किस कला में निपुण थे। पहला, खेलों में या पढ़ने में या कंचे खेलने में या पतंग उड़ाने की कला में। भाई साहब जो थे वो पतंग उड़ाने की कला में निपुण थे। आठवां प्रश्न है, अवसर मिलते ही लेखक कौन से काम करता था। इसका पहला है चार दीवारी पर चढ़ता उतरता रहता था। दूसरा है कागज़ की तितलियां उड़ाता था। तीसरा है कंकड़ उछालता था। चौथा है उपयुक्त सभी। अब जब भी उसको अवसर मिलता था तो लेखक क्या काम करता था, वो ये सारे ही कार्य करता था, तो इसका उत्तर क्या हो गया, उपयुक्त सभी।
दीवारों पे भी चढ़ता था, तितलियां भी उड़ाता था और कंकड़ भी। अब 9वां प्रश्न है, भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? खेलकूद में, लड़ने में, शिक्षा के मामले में या निर्णय लेने के मामले में? भाई साहब जो हैं वो शिक्षा के मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे, इसीलिए वो एक क्लास में कितनी बार बैठे हुए थे। उनको ये लगता था कि नहीं, मैं जो भी मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ या जो भी, उसका मुझे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। 10वां प्रश्न है, लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? इसका तो आंसर सबको पता होगा, 3 साल, 5 साल, 6 साल या 8 साल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बड़े थे। 11वां प्रश्न है, प्रेमचंद जी जीवन भर किससे जूझते रहे? स्वयं से, लोगों से, फिल्मकारों से या आर्थिक तंगी से? वे किससे जूझ रहे थे? आर्थिक तंगी से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घ पार्ट, आर्थिक तंगी। 12वां प्रश्न है, लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जान पड़ता था? दिन रात खेलना कूदना, दिन रात पढ़ाई करना, खाना बनाना, उपयुक्त सभी। अब इसका हम सब जानते हैं कि ये तुम लोगों में से भी शायद बहुत बच्चों की समस्या होगी कि सारा दिन जब पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ख, दिन रात पढ़ाई करना। लेखक को जो है दिन रात पढ़ाई करना जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन लगता था। 13वां प्रश्न है, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? इसका पहला है घर पर, दूसरा है छात्रावास में, गांव में या इनमें से कोई भी नहीं। हम जानते हैं कि वो दोनों छात्रावास में रहते थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घ पार्ट, छात्रावास में। 14th क्वेश्चन इज, बड़े भाई साहब के छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी? अपनी पढ़ाई की, अपने अनुभवों व आयु की, चित्र बनाने की कला की, इनमें से कोई नहीं। उन्होंने किस बात की दुहाई दी थी? कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं सदैव बड़ा ही रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहे स्कूल की पढ़ाई में पास नहीं हो पाया, बट मैं जीवन के अनुभव में और आयु में सदैव तुमसे बड़ा रहूँगा। तो इस बात की दुहाई उन्होंने दी। लेखक की हिम्मत कब टूट जाती है? जब भाई साहब खेलने को कहते हैं, जब भाई साहब पढ़ने को कहते हैं, जब भाई साहब उन्हें डांटते हैं या उपयुक्त सभी। सारे तो हो नहीं सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जब भाई साहब उसको डांटते हैं तो उसकी जो है सारी हिम्मत टूट जाती है, लेखक की सारी हिम्मत टूट जाती है। 16वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब का रौब दाब क्यों खत्म हो गया? बड़े भाई साहब का रौब दाब क्यों खत्म हो गया? क्योंकि छोटा भाई कक्षा में फेल हो गया और बड़ा भाई प्रथम आया, छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया, या तीसरा है छोटा भाई ने पढ़ना शुरू कर दिया, या चौथा है इनमें से कोई भी। ये आपको पता है बेटा कि जो छोटा भाई है वो कक्षा में प्रथम आया था और बड़ा भाई फेल हो गया था, तो इसी वजह से बड़े भाई का रौब दाब जो है वो खत्म हो गया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ख पार्ट, जिसमें आपको कहा गया है कि छोटा भाई जो है वो कक्षा में प्रथम आया था और बड़ा भाई फेल हो गया था। 17वां प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई, लेखक पढ़ने लगा, लेखक खाना बनाने लगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? क पार्ट, यानी कि लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई, कि वो अब चाहता था कि मैं अपनी मर्जी से जैसे मर्जी करूं। बड़े भाई साहब तो इतना पढ़ते रहते हैं, वो फिर भी फेल हो गए, और मैं तो देखो जी ऐसे ही बिना पढ़े भी पास हो गया, तो उसकी वो स्वच्छंदता बढ़ गई। 18वां प्रश्न है, लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? कंचे खेलने का, किताबें पढ़ने का, पतंग उड़ाने का, या ये सभी? लेखक को कौन सा शौक पैदा हो गया था? पतंग उड़ाने का। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है? ग पार्ट। 19वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई है? बड़े भाई साहब कहानी जो है वो क्या व्यंग्यात्मक, करुणामयी, आत्मकथात्मक या उपयोग सभी? अब जैसे कि आप जानते हो कि ये लेखक की अपनी कहानी है, तो इसलिए ये आत्मकथात्मक है, यानी कि तीसरा जो है ग पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 20वां प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो आप फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताइए मेरे को। इसके अंदर लेखक ने कहा था कि एरा गैरा नथु गैरा यह मुहावरा पाठ में किस संदर्भ में आया है? लेखक की पढ़ाई के संदर्भ में, अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में, लेखक के क्रिकेट और हॉकी खेलने के संदर्भ में, बड़े भाई साहब के किताबों पर उनके द्वारा बनाए गए चित्र और लिखी हुई रचना के संदर्भ में। तो ये किस संदर्भ में आया था कि एरा गैरा नथु गैरा? इसका करेक्ट आंसर क्या है?
अंग्रेज़ी भाषा सीखने के संदर्भ में कि हर कोई नहीं सीख सकता, तो उसके लिए उन्होंने यूज़ किया था एरा गैरा नत्थु गैरा। 21वां प्रश्न है, अपने बड़े भाई साहब की परीक्षा में बार बार फेल होने के संबंध में कौन सा संपर्क विधान लेखक ने किया? पहला है, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और अब दर्जे में अव्वल भी हूँ। दूसरा है, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर चला लिया। तीसरा है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। चौथा है, मेरे फेल होने पे मत जाओ, मेरे दर्जे पे आ जाओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है, जब बड़े भाई साहब परीक्षा में बार बार फेल हो जाते हैं तो वो इनमें से कौन सी बात बोलते हैं? वो क्या बोल रहे होते हैं? ग पार्ट इसका करेक्ट आंसर है कि बुनियाद ही पुख्ता नहीं हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा। यानी कि अगर आप मकान की जो नींव है वही अच्छे ढंग से अगर नहीं रखी गई है तो फिर आपका मकान जो है वो कैसे सॉलिड और कैसे अच्छा बनेगा। अब इसके 22वां प्रश्न है, अहंकारी को सबक सिखाना। इस कथन का निम्नलिखित सही मुहावरा लिखिए। पहला है, अंधे के हाथ बटेर लगना। दूसरा है, हाथ पांव फूल जाना। तीसरा है, लोहे के चने चबाना। चौथा है, आड़े हाथों लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लोहे के चने चबाना इज द करेक्ट आंसर। अहंकारी को सबक सिखाना। लेकिन हजारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। यह कथन जिस उचित संदर्भ में नहीं किया गया उसका चयन करें। अपने छोटे भाई के अव्वल आने से नाराज़ होने के संदर्भ में। दूसरा है, अपने छोटे भाई को अपने माता पिता का उदाहरण देने के संदर्भ में। तीसरा है, अपने छोटे भाई को ज़िंदगी के अनुभव की ताकत नसीहत देने के विषय में। चौथा है, अपना छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर गलत रास्ते पर ना भटके, यह उपदेश देने के संदर्भ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था कि अपने छोटे भाई के अव्वल नंबर आने से नाराज़ होने के संदर्भ में। लेकिन हजारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें तुमसे ज़्यादा है, ये कथन जो है वो किस संदर्भ में नहीं किया गया? बाकी सब बातों के संदर्भ में तो किया गया था ना। ये ऐसा है जो उसमें से इनकरेक्ट है, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। 24वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? पहला है, कॉपी और किताब के हाशियों पर कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे। दूसरा है, एक शब्द को बार बार लिखते थे। तीसरा है, बिना अर्थ के शब्द लिखते थे। और चौथा है, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चा? कि उसका आंसर क्या था कि वो ये सारे कार्य करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। बच्चों 25वां प्रश्न है कि बड़े भाई साहब को अपने मन की बात क्यों दबानी पड़ती थी? क्योंकि खुद को अनुशासन में नहीं रखते तो ये सीख छोटे भाई को कैसे दे पाते। दूसरा है, उन्हें ना चाहते हुए भी अंग्रेज़ी की पढ़ाई करनी पड़ती और वे किसी से भी ये बात नहीं कह पाते थे। तीसरा है, उन्हें खेल कूद में अधिक रुचि थी परंतु यह वो अपने माता पिता से नहीं कह पाते थे। और चौथा है, वे बार बार फेल हो जाते थे। अब ये कौन सी बात थी जो उनके मन में बार बार आती थी और उनको दबानी पड़ती थी? क्या करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट से जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताओ, देखिए किस किस को आता है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है कि अगर वो अपने आप को, क पार्ट इसका करेक्ट आंसर है कि अगर वो अपने आप को ही जो है अनुशासन में नहीं रखते तो अपने भाई को कैसे रख पाते। सो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। 26वां प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? उसे अधिक पढ़ाई करने की प्रेरणा मिली। ख पार्ट है, उसका आत्मविश्वास इस तरह उजागर हो गया कि वह पढ़ाई करने में दिन रात एक करने लगा। तीसरा है, वह स्वच्छंद और घमंडी हो गया। चौथा है, उसने खेल कूद छोड़ दिया और सारा ध्यान अंग्रेजी सीखने में लगाने लगा। इसका आंसर तो आप सबको पता है कि इसका आंसर है ग पार्ट, यानी कि वह स्वच्छंद और घमंडी हो गया था। उसको लगने लगा था कि मैं तो बिना पढ़े भी पास हो जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आपको हर चीज़ का गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। 27वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार से यह परिणाम हुआ कि छोटा भाई उनकी इज्जत करने लगा, छोटा भाई कक्षा में अव्वल आने लगा, छोटा भाई खेलकूद में रुचि लेने लगा, या ग पार्ट बड़े भाई को पछतावा हुआ। सो बच्चा इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो छोटा भाई है, जब बड़े भाई से उसको डांट पड़ती थी तो उसकी वजह से वो छोटा भाई जो है वो कक्षा में अव्वल आने लग गया। ठीक है। 28वां प्रश्न है, दांतों पसीना आ जाना
मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कमज़ोर होना, बिना प्रयास बड़ी चीज़ पा लेना, या फिर ग पार्ट बहुत मेहनत करना, घ पार्ट लापरवाह हो जाना। तो इसका दांतों पसीना आ जाना का क्या था? बहुत मेहनत करना। ग पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर कि बहुत मेहनत करना। बड़े भाई साहब के अनुसार समझ तजुर्बे से आती है। यह ख पार्ट अंग्रेज़ी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ग पार्ट खेल कूद के लिए समय निकालना चाहिए। या घ पार्ट छोटे भाई को अब पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा था कि समझ जो है वो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा तजुर्बे से आती है, यानी कि जो चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हो उससे आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? क पार्ट। तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब की स्वभाव की विशेषता थी कि वे बड़े अध्ययनशील थे, बड़े होने के नाते घमंडी थे और क्रोधी थे, छोटे भाई की सफलता से उन्हें जलन होती थी। घ पार्ट है, अनुभव से अधिक शिक्षा को अव्वल मानते थे। क्या थे वो? बड़े भाई साहब का स्वभाव जो है वो कैसा था? वो बड़े अध्ययनशील थे। जो बड़े भाई साहब थे वे बड़े अध्ययनशील थे, इसीलिए वो अपनी जो भी अपना पढ़ाई करते थे उसको बिल्कुल गहन तरीके से अच्छी तरह से अपना नॉलेज को प्राप्त करना चाहते थे, शिक्षा को ग्रहण करना चाहते थे। उनको लगता था कि किताबों को रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया कि वे बड़े अध्ययनशील थे। क इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों, आई होप आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो और इन प्रश्न उत्तर को समझने में आपको और आसानी हुई हो और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएँ। तो ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ CSE ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना। आपकी सब्सक्राइब करने से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना कर लाती रहूं, क्योंकि हर वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ बच्चों, इस वीडियो को अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और इसके आंसर्स या और ऐसे कौन से टॉपिक्स आप देखना चाहते हो, वीडियो कौन सी समझना चाहते हो, कौन से टॉपिक्स को करना चाहते हो, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद। और इस बुक को परचेज़ करने के परचेज़ लिंक्स जो हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। इस बुक से आपकी तैयारी करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू।